नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो कोटद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी रितु खंडूरी के लिए समर्थन में रोड शो किया और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस दौरान बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए। रोड शो कोटद्वार के मालवीय उद्यान से लेकर देवी रोड होते हुए बालासोर तक निकाला गया और इसके बाद सीएम हरिद्वार जाएंगे, जहां पर लक्सर में लोकसभा की विजय संकल्प सभा में शामिल होंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। ऋषिकेश में एम्स चल रहा है, 4 धाम चाहे ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें बन रही हैं, पहाड़ों में हमारी ट्रेन जा रही है, नई ट्रेनें चल रही हैं, चाहे कोटद्वार से दिल्ली के लिए चल रही है, कोटद्वार से पूरे हिंदुस्तान के लिए चल रही है, नए नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बन रहा है हमारे उत्तराखंड में। जगह जगह पर काम हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जगह जगह पर नई नई सुविधाएं हो रही हैं। कोरोना महामारी में इतने एस्टेब्लिशमेंट के काम हुए हैं। मुझे भी आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया और इन 5 महीनों में हमारी सरकार ने 550 से भी ज्यादा फैसले लिए और अनेकों फैसले लिए। जैसे रितु दीदी बार कह रही थी ओपन जिम। रितु दीदी अब ओपन जिम केवल कोटद्वार में नहीं, हम हर गांव में ओपन जिम खोल रहे हैं। उसके लिए हमने पैसा दे दिया है। केवल फैसला ही नहीं लिया है, मैंने इसी जनपद के पीठसेड़ में, ये बैठे हैं सुपुत्र गढ़वाली जी के, ये थे भी नहीं शायद कार्यक्रम में, वहां पीठसेड़ में मैंने घोषणा करी थी, कि स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से हम योजना चलाएंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को बागेश्वर पहुंचे, जहां पर नुमाइश खेत मैदान में आयोजित कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं को मिला सम्मान, सैनिकों के लिए सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। आज मैं चुनावी सभा में आया तो मुझसे पहले बिश जी बोल रहे थे, चंदन दास जी बोल बैठे थे। तो मैंने पूछा कि चंदन दास जी ने क्या बोला, तो पता लगा कि उन्होंने ये बताया कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। फिर मेरे बगल में बैठे थे तो उन्होंने बताया कि जिस ब्रिज को आप क्रॉस करके आए तो उसका भी आपने एक तरीके से उद्घाटन ही कर दिया है, पर वो भी हमारे ही समय में बना है। उसी तरीके से उन्होंने मंदिर के भी परिसर के विकास के लिए जो काम किया उसकी भी चर्चा की। और आज हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में वर्चुअल रैली के बाद कल मंगलवार को पीएम नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में रैली करने वाले हैं। रैली का सेंटर पॉइंट सीएम की विधानसभा खटीमा होगा, जहां पर सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, बाकी विधानसभाओं में पार्टी कैंडिडेट के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी की आज हरिद्वार में वर्चुअल रैली है 2 बजे से, और उसमें हमने 14 विधानसभाओं के 56 स्थानों पे वर्चुअली उनको अधिक से अधिक लोग बैठ करके सुनेंगे। कल नैनीताल लोकसभा की 14 विधानसभाओं की वर्चुअल रैली होगी, जिसका मुख्य केंद्र खटीमा होगा और उसके साथ साथ अन्य 13 विधानसभाएं सीधे उससे जुड़ेंगी और कुल मिलाकर के 56 स्थानों पर उनको एलईडी के माध्यम से हजारों की संख्या में लोग सुनेंगे और बहुत जल्दी 10 और 11 तारीख में या 9 तारीख में वो फिजिकली भी 1-2 लोकसभाओं में आएंगे। और चुनाव में आखिरी चरण में कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फिर उत्तराखंड में रहने वाले हैं। 10 फरवरी को राहुल गांधी श्रीनगर और अल्मोड़ा में होंगे, तो 12 फरवरी को प्रियंका गांधी उधम सिंह नगर और हरिद्वार में होंगी। प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस में सत्ता में लाने का मन बना लिया है। वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे पर नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार के पास कुछ कहने को नहीं बचा है, फिर चाहे कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हमारे घोषणा पत्र को जो है लॉन्च करने के समय आई थी और जो उस समय उन्होंने वर्चुअल रैली के माध्यम से संदेश दिया है, उससे पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में जो है लोग लाभप्रद होने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी उसके बाद आए, उन्होंने किसानों से संवाद स्थापित करने का काम किया और हरिद्वार में जो है वर्चुअल
रैली के माध्यम से उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया है। अंतिम चरण में फिर राहुल जी और प्रियंका जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लाना है और भाजपा को हटाना है। और उत्तराखंड के लिए आज आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। हरिद्वार में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार बनी तो बिजली इलाज मुफ्त में देंगे और बेरोजगारों को 5,000 रुपए का भत्ता और महिलाओं को 1,000 रुपए दिया जाएगा। उत्तराखंड में भी हम नौकरी देंगे और जब तक नौकरी नहीं मिलती 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता होगा। महिलाओं के लिए हर महिला को हजार रुपए, 18 साल से ऊपर की हर महिला को उसकी ज़रूरतों के लिए महंगाई बहुत बढ़ गई है, हजार रुपए हर महिला के अकाउंट में हर महीने डाला जाएगा। स्कूल शिक्षा, आज पूरे देश क्या पूरी दुनिया मानती है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हुई है। और उत्तराखंड में चुनाव लड़ने वाले 104 उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। यह संख्या 2017 चुनाव के मुकाबले 3% ज्यादा है। उम्मीदवारों द्वारा दिए गए एफिडेविट के आधार पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने दिलचस्प आंकड़ा सोमवार को देहरादून में जारी किया। एडीआर के मुताबिक सबसे ज्यादा 33% आपराधिक मुकदमे वाले कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 22% आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज है। वहीं बीजेपी के ऐसे 19% कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं प्रदेश में इस बार 117 करोड़पति उम्मीदवार चुनावी समर में है। 2017 चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में करोड़पतियों की संख्या 9% ज्यादा है। राज्य में जो 3 सबसे अमीर उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनमें सबसे ऊपर कांग्रेस के अंतरिक्ष सैनी का नाम है, जिन्होंने कुल 123 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की। इसके बाद नंबर आता है कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का, जिनके पास 87 करोड़ की संपत्ति है। यूकेडी के मोहन काला ने भी 82 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं भारतीय जनता पार्टी के 70 में से 13, 19%, आम आदमी पार्टी के 69 में से 15, 22% हैं, बहुजन समाज पार्टी के 54 में से 10, लगभग 19% और यूकेडी के 42 कैंडिडेटों में से 7 यानी 17% उम्मीदवार ऐसे हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। और इसमें गंभीर अपराध की बात करें जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन, डकैती एक्सेट्रा, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 70 में से 11 ऐसे हैं जो 16% का आंकड़ा है, जो गंभीर अपराध की श्रेणी के लोग उम्मीदवार टिकट दिया। और रामनगर से खबर है, यहां पर सोने के व्यापारी के घर और उसके प्रतिष्ठानों में इनकम टैक्स के छापे पड़े। यहां पर काशीपुर रोड स्थित ब्लू ऑर्चिड रिसोर्ट के साथ ही सराफा चौक स्थित उनके प्रतिष्ठान और घर में भी इनकम टैक्स की टीमें छानबीन कर रही है। नगर के बड़े सोना व्यापारी बट्टू लाल प्रयाग नारायण के बताए जा रहे प्रतिष्ठान हैं। द ब्लू ऑर्चिड होटल में यहाँ पर आईटी की रेट पड़ी हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेट पड़ी हुई है। यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ गोयल का ये है, इनके घर पे और प्रतिष्ठानों पे भी इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं जहाँ पर ये रेट पड़ी हुई है। देखना होगा आगे इसमें अब क्या निकल के आता है। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, रामनगर। और किच्छा के चुटकी देवरिया स्थित टोल प्लाजा पर टोल को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। रुद्रपुर से आई कार में सवार लोगों से टोल मांगने पर टोल कर्मियों से वो उलझ गए। उन्होंने खुद को धार्मिक स्थल से जुड़ा बताते हुए टोल देने से ही इनकार कर दिया। मामला तूल पकड़ा तो कार सवार एक व्यक्ति ने टोल कर्मियों पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें 2 कर्मचारी जख्मी हो गए हैं। टोल कर्मियों ने हमलावरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पूरा मामला टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। गाली होली करने लगे तो हम लोग उस लेन को बंद करके और चले गए और फिर वो बैरिकेड लगा दिए। फिर उन्होंने बैरिकेड खोल के और जाने लगे, गाली उली देने लगे। हमने रोकने की कोशिश की, तलवार निकाले और हमला कर दिया हम पे। और हमारे ऊपर तलवार से हमला करने के बावजूद हम जख्मी हो गए पूरे।
और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चुनाव पर एक आसान सा सवाल कर रहा है, जिसका सही जवाब देने पर आप अपना नाम टीवी पर देख सकते हैं। आज का सवाल है, नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के सीएम कब बने? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977 और ऑप्शन डी 1978।